हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है और 11th क्लास बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे चौथा वीडियो है। दिस इज द 4th वीडियो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज उन्हें देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द 4th वीडियो ऑफ 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पिछले वीडियो में यानी कि 3rd वीडियो में हमने आर्की बैक्टीरिया तक पढ़ा था, मोनेरा किंगडम को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया था उसमें 5 मेन चीजें थी, 5 मेन किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एल्गी और प्लांटिया, एनिमेलिया और प्लांटिया। ठीक है, इसमें जो पहला किंगडम है मोनेरा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में आर्की बैक्टीरिया ये सब चीजें हमने समझी थी। ठीक है, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं आगे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे यू बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यू बैक्टीरिया क्या है। यू बैक्टीरिया, देखो यू मतलब होता है ट्रू। कभी भी यू वर्ड का इस्तेमाल हो बायोलॉजी में तो उसका मतलब क्या होता है, ट्रू। ठीक है, अब ट्रू कैसे है या क्या चीजें हैं समझते हैं। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखो ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है कभी भी, जैसे यूकैरियोटिक बोले आपको, यू मतलब ट्रू सेल, यूकैरियोटिक को ट्रू सेल भी बोलते हैं। यू कभी भी आ जाए EU बायो में, इसका मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया एक ही नहीं है, बहुत सारे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि 2 मेन डोमेन्स हैं बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया हम डिटेल में जितना NCERT में गिवन है उतना हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ पे हम यू बैक्टीरिया को डिटेल में समझ रहे हैं। तो यू बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी हैं। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजिलम। देखो इनकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है रिजिड सेल वॉल। ठीक है, फिक्स सेल वॉल होती है इनकी, फ्लेक्सिबल सेल वॉल नहीं है। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि रिजिड सेल वॉल होगी और अगर मोटाइल हुई, ज्यादातर मोटाइल नहीं होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, लेकिन अगर मोटाइल हुआ सेल वॉल, तो ये सेल वॉल मतलब पूरा बैक्टीरिया अगर मोटाइल हुआ तो उसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। ठीक है, फ्लैजिला क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे वो मूवमेंट कर पाए। फ्लैजिला का यूज होता है फूड के एंगल्फमेंट में, फूड को पकड़ने में या फिर मूवमेंट में। ठीक है, क्लियर है बात। 2 मेन रोल है फ्लैजिला के, हमेशा याद रखना, या तो मूवमेंट में, लोकोमोशन में, या फिर किसी चीज को ट्रैप करने में, फूड को एंगल्फ करने में या फूड को पकड़ने में। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां पे मैं स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूंगा इसका, यू बैक्टीरिया का एक बार डिटेल में। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बना बना के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो में डायग्राम्स। ठीक है, देखो यू बैक्टीरिया क्या है, इसका हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है। ठीक है, ये इसको इस तरीके से काट के दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो ट्रांसफर्स नहीं, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्ग वे में काटा है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन ऐसे अगर काटते हैं, हमेशा याद रखना कई जगह आपके बायो में TS LS लिखा रहता है, तो बारीक बारीक चीजें ध्यान रखिए। LS का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, TS का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये है, इसको ऐसे काट दिया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। ठीक है, अगर ये ऐसे, इसको ऐसे काट दिया जाए तो ट्रांसफर सेक्शन हो गया। तो ये कौन सा सेक्शन हुआ इस डायग्राम का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो देखिए इस डायग्राम में यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, ये पूरा बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया में सबसे पहले बाहर क्या है, पिलाई है, छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कई बार स्विम करने में या थोड़ा बहुत मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पिलाई या किसी चीज के एब्जॉर्प्शन में मेनली रोल रहता है पिलाई का, ज्यादातर पिलाई का रोल एब्जॉर्प्शन में ही रहता है। ठीक है, फ्लैजिला, ये बड़े बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरीके से दिख रहे हैं, ये क्या है, इसके फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला का रोल अभी मैं बता चुका हूं कि किसी फूड को या तो ट्रैप करने में या फिर मूवमेंट में। ठीक है, इसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसमें आउटसाइड जो है, ये जो बाहर है, ये पूरा आउटसाइड, ये क्या है, इसका बाहर वाला जो कवर है ये हो गया आपका सेल वॉल। ठीक है, ये जो व्हाइट पूरा दिख रहा है ना बाहर, ये मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरऑल। ठीक है, देखो सेल वॉल से भी पहले एक चीज है, ये है ये जो पूरा आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा। ठीक है, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका आउटर मेम्ब्रेन है।
आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा इस तरीके से, ये जो व्हाइट पोर्शन ये क्या है आपका सेल वॉल है, ये सेल वॉल हो गया आपका। ध्यान रखना, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन फिर सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर ये जो ब्लैक पार्ट पूरा आपको दिख रहा है, ब्लैक राउंड इस तरीके से डार्क ब्लैक, ठीक है, ये पार्ट है आपका क्या, ये पार्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले सेल वॉल हो गया, बैक्टीरिया में दोनों होते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन है तो इसके बीच में स्पेस है, तो ये जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, क्लियर ये बात। इसके अंदर रेड इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, मतलब ये जो इसका क्रोमोसोम वाला पार्ट है, डीएनए वगैरह वाला जो पार्ट है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वो यही है, ये रेड वाला पार्ट पूरा। ठीक है, और इसको न्यूक्लियोइड रीजन बोला गया है। क्या बोला गया है? न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोइड रीजन पे आपको ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ब्लू डॉट, तो ये डॉट क्या है? राइबोसोम है, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि प्रोटीन का एक तरीके से प्रोडक्शन करता है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है मेनली राइबोसोम में होता है, मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो काम होता है वो कहां पे होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद एक और चीज इसमें दिख रहा होगा आपको, ये जो रेड है, मतलब ये आपका जो ब्लैक था, ब्लैक क्या बताया था मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियोइड वाला जो रीजन है, इसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, ये पूरा व्हाइट जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस को कहते हैं साइटोजोल। क्या कहते हैं? साइटोजोल। साइटोप्लाज्म, साइटोजोल एक ही चीज है लगभग। ठीक है, समझ पाए आप इस बात को? एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूं। आउटर स्पेस में ऐसे हल्के हल्के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पिलाई, और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में मेनली इनका यूज रहता है। ठीक है, फ्लैजिला, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे बाहर जो आउटर कवरिंग है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद जो व्हाइट पूरा अंदर कवरिंग आपको दिख रही है इसको कहते हैं सेल वॉल। इसके बाद जो डार्क ब्लैक पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस डार्क ब्लैक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे यहाँ पे एक पार्ट है इसका तो दूसरा पार्ट यहाँ पे, तो बीच में गैप है इस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इस तरीके से इसको कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, इसके अंदर अगर हम जाते हैं और डीप, तो इसके अंदर जो रेड स्ट्रक्चर पूरा आपको दिख रहा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सारी चीजें हैं ये। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। क्या है ये पूरा पार्ट? न्यूक्लियोइड है ये। ठीक है, इसके बाद जो इस पूरे पार्ट पे, ये न्यूक्लियोइड वाले जो रीजन पे पूरे पे क्या रहता है? साइड, ये राइबोसोम रहता है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना, न्यूक्लियोइड होगा, यहाँ पे पूरा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है ना इसका जेनेटिक मटेरियल, देखो ऐसे। ठीक है, इसमें सेंटर में ऐसे न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं है, बीच में ऐसे न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे पूरा बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपको ब्लू स्पॉट दिख रहे हैं, ये क्या है? आपके राइबोसोम है, जो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाते हैं और प्रोटीन का एक तरीके से प्रोडक्शन करते हैं लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इसके बाद ये जो स्पेस बच गया आपका बीच में, व्हाइट जो स्पेस है बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड साइटोजोल। ठीक है, तो ये फिगर याद रखना, इसको बना के देखना, प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टिपिकल जो यू बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, ये एक और टाइप है इसका, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो देखो एक मिनट रुके, ये अलग है, ये बताऊंगा मैं क्या ये। ठीक है, देखो अब साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया है क्या समझते हैं इसे। द साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। सबसे पहली बात तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये बात याद रखना हमेशा। ब्लू ग्रीन एल्गी बोले, साइनोबैक्टीरिया बोले, एक ही बात है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है मतलब ये क्या करते हैं? ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक होंगे। ठीक है, तो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं।
क्लोरोफिल ग्रीन कलर लाइट को ट्रैप करता है और एक ग्रीन कलर का होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल में ऐसे पिगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लोरोफिल को प्लांट सेल का किचन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो पार्ट है जहां पे एक्चुअल में फूड प्रोडक्शन होता है। किसका? प्लांट का फूड प्रोडक्शन। प्लांट का फूड क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का निर्माण क्लोरोफिल में होता है, इसीलिए इसको प्लांट सेल का किचन भी बोला जाता है। और चूंकि क्लोरोफिल इसमें है तो ये खाना बनाता है, और खाना किसके प्रेजेंस में बनाता है? फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में। तो ये ऑटोट्रॉफ तो है, खुद अपना खाना बना रहा है, सही बात है, लेकिन कैसे बना रहा है? लाइट के प्रेजेंस में। तो ये कैसे ऑटोट्रॉफ है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। समझ पाए इस बात को आप? ये कैसे ऑटोट्रॉफ है दोस्तों? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसके बाद बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के होंगे ये, मल्टीसेलुलर कभी नहीं होते। कॉलोनियल होते हैं, ये कॉलोनीज के फॉर्म में होंगे, इस तरीके से एक सिंगल नहीं होगा, एक ही मतलब एक सेल है ऐसे नहीं होगा, एक साइनोबैक्टीरिया दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ऐसे कॉलोनीज के फॉर्म में रहेंगे ये। ठीक है, और फिलामेंटियस भी हो सकता है, कभी कभी फिलामेंट के फॉर्म में थोड़े बड़े इस तरीके से भी हो सकते हैं। ये जनरली सर्कुलर स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन कुछ कुछ इस तरीके से फिलामेंटियस भी हो सकता है। ठीक है, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, देखो मैराइन एल्गी तो है ही, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला ना इसको। मैराइन मतलब समुद्र में पाए जाते हैं ये, या इसके अलावा टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन में पाए जाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों जगह पाया जाता है, समुद्र में भी और आपके जो लैंड होती है वहां पे भी। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसा कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था इस दुनिया में। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, ये सब में हमने 12th क्लास बायोलॉजी में समझा है। तो आप चाहे तो जाके वीडियो देख सकते हैं, वो वाला वीडियो। लेकिन फिलहाल इतना भी आप याद रखते हैं इस लेवल पे तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो आप पढ़ ही लेंगे उसे। ठीक है, इसके बाद दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ठीक, अच्छा ये छूट गया अपना। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ। ठीक है, देखो इनके जो कॉलोनीज रहती हैं, इससे मैं समझाता हूं। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, पूरी कॉलोनीज को बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कॉलोनी देखो, हमेशा ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ये एक साइनोबैक्टीरिया इस तरीके से। ठीक है, तो एक कॉलोनीज के फॉर्म में रहता है, झुंड में रहते हैं। ठीक है, और इनके जो कॉलोनीज रहती है, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। ये पूरी की पूरी कॉलोनीज जो है इस तरीके से, ये मान लीजिए जिलेटिनस शीट से कवर्ड है। ठीक है, ये इस तरीके से जिलेटिनस शीट से पूरी की पूरी कॉलोनी इनकी क्या है? कवर है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, जिलेटिनस शीट से पूरी की पूरी कॉलोनी कवर रहती है ताकि डैमेजेस ना हो, इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, एक तरीके से पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके एक तरीके से पूरे तालाब की सरफेस को घेर लेते हैं कई बार। ठीक है, तो देखा होगा ना आपने, ऐसे ग्रीन सी परत जम जाती तालाबों के ऊपर। ठीक है, वो कभी वो इसी कैटेगरी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं कई बार। ठीक है, तो एल्गल ब्लूम वाले जो फिनोमिनन आपने पढ़ा होगा मे बी, या 12th में और अच्छे से पढ़ेंगे इकोलॉजी में, तो वो क्या होता है कि एल्गी जब बहुत ज्यादा इनको, जैसे गंदा पानी है तो गंदे पानी में इनको बहुत ज्यादा चीजें खाने को मिलेंगी, तो खाने को मिलेंगी तो मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल फेज आ जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, इतने बढ़ते जाएंगे कि पूरे के पूरे पॉन्ड को ये कवर कर लेंगे। पॉन्ड को अगर कवर कर लेंगे तो उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन फिनोमिनॉन, और वो इस टाइप के बैक्टीरिया ही करता है, ये भी करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ब्लूम बना लेते हैं मतलब। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेयर, एक और कैरेक्टरिस्टिक से बड़ी मजेदार है ये। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ठीक है, देखो इसके अंदर एक सेल होता है जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर? ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे पूरा समूह है तो इसमें से कुछ सारे नहीं, कुछ जैसे ये हो गया मान लीजिए कुछ। ठीक है, लिमिटेड नंबर के कुछ सेल क्या होता है? हेट्रोसिस्ट होते हैं। ठीक है, और ये हेट्रोसिस्ट क्या करता है? ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है। देखो हमारे एनवायरमेंट में CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कई चीजें। ठीक है, अब पेड़ क्या करता है? पेड़ ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, सॉरी, पेड़ CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन CO2 का तो आदान प्रदान चल रहा है हमारे और पेड़ से, मतलब एनिमल्स और पेड़ से पूरी तरीके से ये साइकिल चल रही है, मतलब CO2 और O2 का। लेकिन नाइट्रोजन भी जरूरी है दोस्तों, प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्लांट नाइट्रोजन कैसे ले, जमीन में नाइट्रोजन है नहीं, एनवायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत है, 78% नियरली नाइट्रोजन है इस दुनिया में। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस को अगर आपसे पूछता है तो नाइट्रोजन ही है, ठीक है। लेकिन उस नाइट्रोजन को ट्रैप कैसे करें, तो इस नाइट्रोजन को ट्रैप करने के लिए जमीन में, प्लांट के रूट के आसपास और जमीन में, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करके रूट के थ्रू प्लांट को दे देते हैं ताकि प्लांट को मिल पाए और प्लांट ग्रो कर पाए, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो हैं इस कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं और ये भी वो फिनोमेनन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए इस टाइप के बैक्टीरिया के जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इन एग्जाम्पल को हमेशा आते हैं बार बार। नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। नॉस्टॉक और एनाबिना ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये, ठीक है। क्लियर ये बात, चलिए तो ये आप समझ पाएंगे इस तरीके से। इसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कुछ अलग कैटेगरी और है इनमें, ये खत्म हो गया टॉपिक, ये नेक्स्ट है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। देखो कीमोसिंथेटिक ये अलग कैटेगरी है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस जो होते हैं, वेरियस सब्सटेंसेस जैसे ये नाइट्रेट्स वगैरह किससे बनता है, नाइट्रोजन को जब ट्रैप किया जाता है तो अलग अलग फॉर्म में ट्रैप होता है दोस्तों। वो अमोनिया के फॉर्म में ट्रैप हो सकता है, नाइट्राइट के फॉर्म में ट्रैप हो सकता है, या नाइट्रेट के फॉर्म में ट्रैप हो सकता है, 3 फॉर्म में ट्रैप होता है। तो ये इनको क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो इन चीजों को, ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन की, इनको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज करके इससे एनर्जी बनाता है ताकि वो एनर्जी को एटीपी बनाने में यूज किया जा सके, ठीक है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं इसे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन में उसे यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन इनऑर्गेनिक चीजों को यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं इसके अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा तो एटीपी तो चाहिए। एटीपी स्टोर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब एटीपी क्यों चाहिए, एटीपी एनर्जी करेंसी है दोस्तों। एटीपी नहीं होगा, एटीपी तो पता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फिर सेल जिंदा नहीं रह पाएगा, और सेल जिंदा नहीं रह पाएगा तो सेल मर जाएगा, तो काम कैसे चलेगा। तो सेल को जिंदा रहने के लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी बनेगी कैसे, ठीक है। स्टोर माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है, एनर्जी चलाती है सारी चीजों को सेल के अंदर, हमें सारी बातें बताए, लेकिन एनर्जी बनेगी कैसे, हम तो खाना खाते हैं एनर्जी बन जाती है, इसमें कैसे बनेगी एनर्जी, इसमें एनर्जी बनेगी इन चीजों को ऑक्सीडाइज करके, और जो एनर्जी बनेगी वो एटीपी के फॉर्म में, एटीपी प्रोड्यूस करने में यूजफुल रहेगी, यूज होगी, और फिर वो एटीपी जाके स्टोर हो जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। जितना रिक्वायरमेंट होगा सेल को उतना वो यूज करता रहेगा और आगे के लिए स्टोर रहेगा उसमें, ठीक है। क्लियर है ये बात, होप आप इसे समझ पाए होंगे। तो दोस्तों और कुछ बातें करते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करने में भी हेल्पफुल हैं, न्यूट्रिएंट्स को ये रिसाइकल करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अलग कैटेगरी है। ये क्या करते हैं, देखो हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऑब्वियस सी बात है दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, खुद अपना खाना नहीं बनाता है। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। कमाल की बात है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया इस दुनिया में कौन सा है, हेट्रोट्रॉफिक है। बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट है, बैक्टीरिया में भी सबसे अबंडेंट ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में अगर बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक है, ज्यादा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। और इन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में से ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं दोस्तों, जो दूसरे को डिकम्पोज कर दे, मतलब जो भी चीजें हैं, डेड रिमेन वगैरह होते हैं, उन पे ये एक्ट करते हैं और उनको खा जाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई बोन है मान लीजिए, या सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, पेड़ से एक पत्ता टूटा और जमीन में गिर गया, ठीक है। तो मिट्टी में जैसे वो गिरता है तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं और उस
पत्ते को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, वो बिल्कुल एक तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, वो बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये काम मतलब डिकम्पोज कर देना, उसको खा जाना, एंजाइम वगैरह की मदद से उसको पूरा का पूरा फिनिश कर देना, ठीक है। तो ये काम कौन करते हैं, ये काम कुछ बैक्टीरिया करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और ये डिकम्पोजर्स होते हैं। Many of them have a significant impact on human affairs. हमारे लाइफ में भी इनका काफी योगदान है। क्या योगदान है देखते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। कर्ड को बनाने में सभी को पता है कि मिल्क जो है वो किसके मिल्क से हम कर्ड जब बनाते हैं तो उसमें हमें स्टार्टर देना होता है। स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर बोल दें, इनोकुलम बोल दें, या हिंदी में कहते हैं जावन दे दिया, ठीक है। तो वो स्टार्टर क्या होता है, वो दही का थोड़ा सा पार्ट हम उस दूध में डालते हैं, तो एक्चुअल में उस दही में है क्या, बैक्टीरिया है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। जैसे वो बैक्टीरिया दही के अंदर दूध के अंदर जाता है, ठीक है, वो दही के में जो बैक्टीरिया था लैक्टोबैसिलस, वो जैसे ही दूध में जाता है तो उसको बहुत सारा क्या मिलता है, खाना मिलता है। दूध में बहुत सारी चीजें मिलती हैं एंगल्फ करने के लिए, तो उनको यूज करके क्या करते जाता है, तुरंत एक्सपेंड करता जाता है, ठीक है। और धीरे 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 वो पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। एक्सपोनेंशियल फेज बहुत हाई रहेगा इसमें, ठीक है। क्लियर है ये बात। एक टाइम के बाद जब दूध पूरा दही बन चुका होगा, उसके बाद में स्टैटिक फेज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब दूध होगा ही नहीं तो बैक्टीरिया खाएंगे क्या अब, मतलब दूध में जो चीजें रहती है उन्हीं को तो बैक्टीरिया खा के कन्वर्ट कर रहा था उसको लैक्टिक एसिड में, खट्टी चीज में, दही में, ठीक है। तो जब दूध होगा ही नहीं तो डिक्लाइन फेज में आने लग जाएगा फिर, ठीक है। ये आगे की चीजें हैं, लेकिन एक मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि इस तरीके से चीजें रहती है। बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल रहती है, पहले स्टैटिक फेज, लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, फिर स्टैटिक फेज और फिर डिक्लाइन फेज, ठीक है। ये किसी भी मीडियम में हो सकता है। अब हमने दूध वाला एक मीडियम ले लिया, ठीक है। खैर यहां पे आपको सिर्फ यही समझना है कि ये कर्ड जो है, या मतलब कर्ड से बहुत कम अमाउंट ऑफ कर्ड से जब हम दूध से दही बना लेते हैं तो उसमें भी इसका योगदान रहता है, ठीक है। और कहां यूज है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के यूज में एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया का योगदान होता है, यूज किया जाता है आजकल। एंटीबायोटिक्स क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। एंटी मतलब होता है दोस्तों अगेंस्ट, ठीक है, और बायोटिक मतलब लिविंग, जो लिविंग के खिलाफ हो, जो लिविंग को मारे, ठीक है। जैसे कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया फंगस से कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिससे क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो किसी लिविंग के द्वारा ही प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा या किसी फंगस के द्वारा ये प्रोड्यूस किए गए एंटीबायोटिक्स, और ये जो केमिकल बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उनको एंटीबायोटिक बोल रहे हैं। और ये मार किसको रहे हैं, लिविंग को ही मार रहे हैं, किसी बैक्टीरिया या फंगस को ही मार रहे हैं, ठीक है। समझ पाए आप इस बात को। एंटीबायोटिक मतलब ऐसे केमिकल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाए और वो किसी लिविंग को ही मारे, ठीक है। क्लियर ही बात। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो एक फंगस से प्रोड्यूस होता है, पेनिसिलियम नोटेटम से, और वो किल करता है किसको, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह को, ठीक है। क्लियर है बात। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था 1929 में, और 1945 में इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो एंटीबायोटिक आप समझ चुके हैं, उसके प्रोडक्शन में भी इसका योगदान है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगुमिनस रूट। लेगुमिनस रूट, कुछ रूट ऐसी होती हैं, कुछ लेगुमिनस प्लांट होते हैं, उनके जो रूट्स होती हैं उसके पास कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन देता है रूट के थ्रू, और रूट से क्या लेता है, खाना लेता है। मतलब दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं बायोलॉजी में। किस किस की दोस्ती है, एक तो है ये रूट, और रूट के पास में कौन है, ये बैक्टीरिया। ऐसे समझो इसे, देखो पकड़ो, सुनो, ये क्या है, आपका रूट है प्लांट की, ठीक है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसके पास में, ठीक है। तो ये इन दोनों की दोस्ती, रूट की और इस बैक्टीरिया राइजोबियम की दोस्ती बहुत पक्की है। क्यों, क्योंकि स्वार्थ है, दोनों में स्वार्थ है। दोस्ती में क्या स्वार्थ है, ये जो बैक्टीरिया है ये इसको नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से फिक्स करके दे रहा है प्लांट को रूट के थ्रू, ठीक है। और ये बैक्टीरिया अपना खाना नहीं बना रहा है, ये प्लांट जो खाना बनाता है अपना ग्लूकोज, ये रूट के थ्रू ये बैक्टीरिया उसे ले लेता है, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों की दोस्ती बहुत लंबे टाइम तक चलती है, और ये जो एसोसिएशन रहता है उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो यहां पे बैक्टीरिया का यूज है फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेजेस टू ह्यूमन बीइंग। अब ये तो अच्छे बैक्टीरिया देखे, कुछ बैक्टीरिया बुरे हैं जो हमें बीमारियां कर देते हैं,
क्रॉप में बीमारियां कर देते हैं, हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं कई बैक्टीरिया। हमारे फार्म एनिमल्स, मुर्गी वगैरह जो फार्म्स एनिमल्स होते हैं हमारे, उनको भी ये मार देते हैं या उनमें डिजीज कर देते हैं। पेट्स वगैरह में डिजीज कर देते हैं, हमारे डॉग वगैरह में, कैट वगैरह में, ठीक है। तो ये बुरे भी हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये प्लांट की डिजीज है, ये कॉलेरा, टाइफाइड और टेटनस आपको पता ही है हमारी डिजीज है, मतलब ह्यूमंस की डिजीज है, ठीक है, मैमल्स की डिजीज है। क्लियर ये बात। तो यहां पे ये चीज इससे क्लियर होती है कि बैक्टीरिया अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ठीक है। ये सारी बातें किसमें? बैक्टीरिया, मतलब पूरी कहानी किसमें पढ़ रहे हैं? मोनेरा में, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं बैक्टीरिया का, जो क्योंकि मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में भी हम अलग अलग कैटेगरी पढ़ चुके हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और सारी चीजें, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन से ही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। फिजन क्या होता है? ये बैक्टीरिया इस तरीके से, ठीक है, ये डिवाइड हुआ और इससे दो नए बैक्टीरिया बन गए, ये है फिजन, ठीक है। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि अपनी संतान ज्यादातर फिजन से ही बनाती हैं, ठीक है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप सभी जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ के आए, ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। कई बार अनफेवरेबल कंडीशन जब रहती है तो ये ऐसे स्पोर्स बना लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स, ठीक है, और इन स्पोर्स से फिर नए नए बैक्टीरिया बनेंगे। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. कभी कभी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ टाइप भी होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। मतलब ये बैक्टीरिया से नए किसी बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट भी ये अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जनरली ये फ्यूजन से ही करते हैं रिप्रोडक्शन, जो कि एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। क्लियर है ये बात? माइकोप्लाज्मा इसी कैटेगरी में आता है मोनेरा में, तो इनके बारे में समझते हैं। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। अच्छा, बैक्टीरिया में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन भी है, इसमें सेल वॉल नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसी कैटेगरी है इसमें जिसमें सेल वॉल नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है ये बात? They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. ये सबसे छोटे सेल हैं अब तक के, मतलब इस दुनिया में अगर सबसे छोटा सेल आपसे पूछे तो माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, या बैक्टीरिया वाली कैटेगरी में आता है, मोनेरा कैटेगरी में आता है, और ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। कमाल की बातें हैं ये एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक तो सेल वॉल नहीं है इसमें, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, और एक और चीज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, नॉन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग अलग चीज हो गई। हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा है? हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है आरबीसी, लेकिन ये हमारी बॉडी नहीं, किसी एनिमल की बॉडी नहीं, पूरी दुनिया का सबसे छोटा सेल पूछ रहे हैं, प्लांट एनिमल सब कुछ मिला के, बैक्टीरिया वगैरह सब मिला के, ठीक है। तो वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, याद रखना इसे। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पैथोजेनिक मतलब ऐसी कोई चीज जो हमें बीमारी कर दे, जैसे टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो भी एक पैथोजन है। कॉलेरा विब्रो कॉलेरी से, तो वो भी एक पैथोजन है, ठीक है। तो जो भी हमें बीमारी कर दे वो पैथोजन होता है, ठीक है। तो ये पैथोजेनिक होते हैं ज्यादातर, मतलब ये ज्यादातर हमें और प्लांट्स में, एनिमल्स और प्लांट्स में बीमारियां करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो दोस्तों यहां पे हमने रिप्रोडक्शन और माइकोप्लाज्मा के बारे में समझा। मोनेरा के मोनेरा जो पहला किंगडम था, आर.एच. विटेकर ने जो बताया था मोनेरा किंगडम के बारे में, उसमें उसका क्या रिप्रोडक्शन होता है और माइकोप्लाज्मा का क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट जो किंगडम था मोनेरा वाला, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहते तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर बताएं, मैं सारे डाउट्स पढ़ता हूं और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स के आंसर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।